So welcome back, student. This is the second part of the video which are providing you the STEM domain, all the important topics of class 9th. जो भी बच्चे क्लास 9th में STEM डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ये महज 2 वीडियो की एक सीरीज है जिसमें कि पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें हमने ये सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको वहीं पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, तो आप वो जरूर से जरूर देखें और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। Chapter 18, that is pollution of air and water, all the important topics have been discussed in the previous video. And the chapter 17, that is stars and the solar system, and all the important topics. And then we have some light chapter वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सम नेचुरल फिनोमेना। ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज व्हेन रब्ड विद अनदर मटेरियल। ऑब्जेक्ट दैट गेट चार्ज लाइक रिफिल, आपने जो पेन के रिफिल देखे होंगे वो चार्ज हो जाते हैं। एबोनाइट कॉम, ग्लास रॉड भी चार्ज हो जाते हैं। यू कैन यूज अ पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ, उस पे अगर आप रब करोगे रिफिल को, किसी भी रिफिल को ले लो, पेन से निकाल के उसको पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ पे अगर आप रब करोगे तो ये जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाता है। और आप जो कंघी होती है उसको भी अगर आप ड्राई हेयर या फिर सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे तो ये चार्ज हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज हो गया? आप पहले एक रिफिल ले लो या फिर कोई कंघी ले लो, क्योंकि ग्लास रोड आई डोंट थिंक यू वुड हैव इट। सो अगर आप रिफिल या फिर कोई कंघी ले रहे हो, उसको ड्राई हेयर या फिर पॉलीथीन वुलन क्लॉथ पे उसको रब करो, एंड आफ्टर दैट टेक आउट अ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। इतने छोटे छोटे पेपर ले लो, इतने छोटे छोटे, और उसको रिफिल या कंघी के पास लाओगे तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे चिपक जाएंगे। सो दैट शोज दैट कि ये एबोनाइट कॉम या फिर रिफिल है वो चार्ज हो गए हैं। नाउ there are the two kinds of charges, positive and negative. Like charges repel each other, opposite charges attract each other, and the charge generated by rubbing is static. When charges move, they constitute an electric current. Now, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? नाम तो सुना ही होगा आपने, इलेक्ट्रोस्कोप। Electroscope is basically used to detect whether an object is charged or not. It cannot detect the nature of charge. बस इसको ये बता देगा कि ये चार्ज है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता देगा, पर वो नहीं बता पाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर। The process of transfer of charge from a charged object to earth is called earthing. earthing का नाम सुना है, घरों में earthing दी जाती है। तो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ, मतलब उसकी जो चार्ज होती है उसको अर्थ को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख लें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। द सडन फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लाउड टू ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग की डेफिनेशन आपको दी गई है यहाँ पे। लाइटनिंग सेफ्टी, we have safe places inside building, inside car or bus, any fully covered place you can hide yourself in order to get in order to prevent yourself getting hurt from those lightning. And some unsafe places are like you can't just go in open spaces when there is too much lightning is going on. You should prevent yourself going out there beneath any tall tree. If you want to hide yourself under a very tall tree, don't do that. You will get hurt, you will get that electric current. Using an umbrella is also not safe using during lightning. अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज lightning भी हो रही है, you should not use an umbrella, because उसमें metal होते हैं। अगर आपके आसपास भी lightning आई तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपके उस अम्ब्रेला में मेटल की तरफ, और आपके हाथ में बहुत तेज करंट लग सकता है। And next we have during lightning, one should avoid using electrical appliance, should be unplugged and running water.
जब लाइटनिंग हो रही हो, बिजली कड़क रही हो बाहर, तो आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। उनको अनप्लग कर देना चाहिए और रनिंग वाटर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रनिंग वाटर यानी कि कहीं बाहर से पानी आ रहा हो उसको। लाइटनिंग कंडक्टर इज द पॉइंटेड मेटल रोड ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग। आपने बुर्ज खलीफा को में देखा होगा, बुर्ज खलीफा की जो फोटो है, अगर आप उसमें देखा होंगे तो ऐसे जैसे बड़ी सी बुर्ज खलीफा है ये, तो एक ऐसे ना मेटल सा लिखा है, मेटल सा लगा हुआ रहता है सबसे टॉप पे। तो इसको हम, ये अर्थिंग के लिए यूज होता है और इसको हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। इस रोड के थ्रू अर्थ के अंदर जाता है वो लाइटनिंग। एंड दिस लाइटनिंग कंडक्टर ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम लाइटनिंग। यहाँ पे जो बिजली कड़कती है इसके लाइटनिंग को अट्रैक्ट करके उसको अर्थ की तरफ भेजता है, और इसको हम अर्थिंग भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से अर्थिंग का काम करता है एक वायर के थ्रू। Earthquake is the sudden shaking or trembling of Earth's surface because of disturbance deep inside the Earth crust. Earthquake cannot be predicted. जो earthquake है, ये earthquake की definition दे रखी है हमें। Earthquake is the sudden shaking or trembling of Earth surface. जो Earth surface के अंदर shaking या फिर trembling होती है, उसके कारण earthquake होता है। जो कि बहुत अंदर जो अर्थ होती है उसके बहुत डीप इनसाइड में जो क्रस्ट होते हैं उसके अंदर जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण अर्थक्वेक होता है। एंड इट इज आल्सो written in here that earthquake cannot be predicted. You can't just predict कि earthquake आने वाला है। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। मे बी इन फ्यूचर में अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कॉज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होने के क्या क्या कारण है? The uppermost layer of the earth crust is fragmented and each fragment is called plate. ये जो हमारी अर्थ है ना, इसमें बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों से बन के बनी हुई है, छोटे 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 टुकड़ों से बन के बनी हुई है। और एक एक प्लेट को हम, एक एक फ्रेगमेंट को, एक एक पार्ट को हम प्लेट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कॉल्ड एक अर्थक्वेक। और ये जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है तब अर्थक्वेक होता है। प्लेट बाउंड्रीज आर कॉल्ड सिस्मिक जोन एंड फॉल्ट जोन्स। तो यहाँ पे जैसे कि एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, इनकी जो जॉइंट है ऑब्वियसली इस जॉइंट पे सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो उसको हम सिस्मिक जोन कहते हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंगें, उनको नहीं बनाया जाता। अर्थक्वेक में ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। जो वॉल्केनो होते हैं उसके इरप्शन के की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। पावर ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिक्टर स्केल पे किस चीज़ को नापा जाता है, तो पावर ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें। Some liquids are good conductor while some are bad conductor. So let's see कि कौन कौन से जो लिक्विड हैं वो गुड कंडक्टर हैं और कौन कौन से बैड कंडक्टर हैं। तो ऐसा एक सर्किट सा बना दिया हमने और यहाँ पे नीडल डाल दिया है। द बल्ब विल ग्लो ऑन द मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन इफ द लिक्विड ऑफ द बीकर इज गुड कंडक्टर। अब हमने एक ऐसे सर्किट सा बना दिया है इसमें, और इसमें एक लिक्विड डाल दिया है। अगर लिक्विड गुड कंडक्टर होंगे तो ऑब्वियसली ये बल्ब जलेगा, वरना नहीं जलेगा। तो बेसिक सॉल्यूशंस जो है सॉल्टी वाटर, टैप वाटर, सी वाटर हैं, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वेयर एज वेजिटेबल ऑयल, केरोसिन, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग through conducting liquid cause chemical reaction. The resulting effect is also known as chemical effect of electric current. The process of depositing of desired metal or material by means of electricity is called electroplating. जो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घरों में जो ज्वेलरीज आती है, कई बार उन पे बोलते हैं कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है, या फिर और भी कई सारे तुम्हारे घर में होंगे, बर्तन होंगे, या फिर और भी कई सारी चीजें होंगी। और कई बार जो अवार्ड अवार्ड होता है, जैसे गोल्ड मेडल हो गया,
उस पे गोल्ड, ऑब्वियसली वो गोल्ड प्योर गोल्ड का तो नहीं होता, लेकिन उस पे गोल्ड की पेंट करी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम ऐसे उसको ब्रश लेके पेंट करते हैं, वो वैसा पेंट नहीं होता, उस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ डिजायर्ड मेटल, उस पे गोल्ड मेटल की एक परत चढ़ाई जाती है, और हम किसी मेटल की परत हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चढ़ा सकते हैं। So the process of depositing a desired metal or material by means of electricity is called electroplating. I hope I am clear with this electroplating thing. Now let's move to the next chapter, that is sound. Chapter number 13, sound. Sound is a form of energy which produces sensation of hearing. साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब कोई बॉडी, कोई भी चीज वाइब्रेट करे। मैं जो बोल रहा हूँ, ये आवाज निकल रही है मेरे गले में, सो जो जो वॉइस बॉक्स है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, और उस वाइब्रेशन पे मेरा कंट्रोल है, इसलिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो बोल पा रहा हूँ। तो किसी भी कोई भी चीज है वो अगर वाइब्रेट करती है तो उसमें से आवाज निकलेगी। आप एक रबड़ ले लो, रबड़ को ऐसे खींच के, कोई भी आप एक ऐसे रबड़ ले लो, उसको ऐसे खींच दोगे तो इतना लंबा सा हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको ऐसे ऐसे खींचोगे, इस तरफ को खींच के छोड़ोगे तो ये वाइब्रेट होगा, और ऊपर नीचे होगा तो उसमें से भी आवाज से निकलेगी। लेकिन यही और भी तेज कर दोगे तो और तेज आवाज आएगी। तो इस तरीके से साउंड क्रिएट होता है। टू एंड फोर मोशन ऑफ अ बॉडी क्रिएट्स साउंड। वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। वीणा जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन, फ्लूट एयर कॉलम। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, लिक्विड सॉलिड और गैस। साउंड है वो कि सिर्फ इन तीन जगहों पे ही ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अगर कोई वैक्यूम एरिया है जहाँ पे ना हवा है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना सॉलिड है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा वहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस पे। नाउ इन ह्यूमन ईयर, the eardrum vibrates and passes vibration to the inner ear. जो हमारे कान होते हैं वहाँ पे जो साउंड आती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं और वो वाइब्रेशन इनर ईयर तक पास करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, यूनिट हर्ट्ज। मतलब कि बैक एंड फोर्थ मोशन को हम ऑक्सीलेशन कहते हैं, तो उसको मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पिच और श्रिलनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, higher frequency, higher pitch. If there is higher frequency, then we can call that higher, there is higher pitch in that sound. Loudness of the sound, it is measured in decibel. ये एक डेसिबल यूनिट में, जैसे कि हम वजन को किलोग्राम में मापते हैं, और किसी भी डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, उसी तरीके से साउंड को डेसिबल में मेजर किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, higher amplitude means louder sound. Audible sound, human ear can hear sounds having frequency in the range of 20 to 20,000 hertz. 20 to 20,000 hertz तक ही हमारे कान सुन सकते हैं। अगर 20 hertz से कम होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे उसको, 20,000 से ज्यादा होंगे तब भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। किसी भी एनवायरनमेंट अनवांटेड या फिर एक्सेसिव साउंड होता है उसको नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय प्लांटेशन ऑन रोड साइड। जो गाड़ियों की आवाज होती है उसको, उसकी आवाज को कम करने के लिए
हम रोड साइड में प्लांटेशन करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पहले से था कि रोडों के साइड में जो हाईवे होते हैं उसके साइडों में प्लांटेशन क्यों की जाती है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। इसके और भी कारण है उस प्लांटेशन के, पर दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक एक कारण ये भी है। नाउ लेट्स मूव आवर discussion to the next chapter, that is chapter number 12, friction. The force which always opposes relative motion of the two surfaces which are in contact. The force always, for example, आप अपने हाथ को एक दूसरे से चिपकाओ और फिर एक हाथ को ऊपर एक हाथ को नीचे ले जाने की कोशिश करो, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। अगर आप ठीक तरीके से उसको चिपकाओगे तो आराम से आप ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे। तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? The irregularity on the two surface in contact lock into one another is called friction, is the main cause of friction. Factors affecting friction. फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ सर्फेसेस, स्मूथ सर्फेसेस, अगर वो सरफेस स्मूथ है तो लेस फ्रिक्शन होगा, रफ सरफेस है तो ग्रेट ज्यादा फ्रिक्शन होगा। एंड there are two types of no, there are actually रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप चाहते हो, if you want to know that how can the friction be reduced, you can use lubrication wheel in many machines. Lubrication is also used to reduce the friction in machines, and the powder on carom board, oil in machine, these are used. तो lubrication, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके अंदर हम पाउडर यूज करते हैं सो दैट हमारी जो गोटियां हैं वो आराम से ट्रैवल कर सके इधर से उधर। तो हम पाउडर यूज कर सकते हैं। और मशीन्स के अंदर पाउडर यूज नहीं होता तो उसमें ऑयल यूज होता है सो दैट उनके जो पार्ट्स हैं वो ठीक तरीके से काम करें। Wheels reduces friction because rolling friction is less than sliding friction. That's why wheels are used in vehicles. In many machines, friction is reduced by ball bearing. बॉल बेरिंग तो आपने देखा होगा, लाइक जो पंखे में बॉल बेरिंग यूज होता है, पहियों में यूज होता है, तो बहुत सारी मशीन्स में भी यूज होते हैं फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए। बॉल्स की हेल्प ली जाती है। Shoe soles and tires are threaded to increase friction for a better grip. The friction between layers of fluid or between a solid object and fluid is called fluid friction. जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड friction between an object and fluid depends upon speed of the object relative to the fluid, shape and size of the object, nature of the fluid. Fluid friction is minimized by giving suitable shape to vehicle moving through the fluids. For example, जो ships होती हैं, पानी में जो चलने वाले जहाज होते हैं, पानी में जो जहाज होते हैं ऑब्वियसली वो सॉलिड होते हैं और नीचे पानी लिक्विड होता है, तो इनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है और उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें सूटेबल शेप देना पड़ता है उस जहाज को सो दैट वो ठीक तरीके से कम एनर्जी लेके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। Fluid friction is also called drag. Now let's move to the next chapter, that is force and pressure. Force is a physical quantity which can change speed, direction or shape of a body. Push and pull are the two types of force. When an object is moving away from an applier of force, it is called push. When an object is moving towards the applier of the force is called pull. तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो उसको हम पुश कहते हैं और किसी भी चीज को हम पुल करना चाहते हैं मतलब खींचते हैं तो उसको पुल कहते हैं। सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
और ये भी रिजल्टेंट और मोर देन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शन, आप ये इनको एक बार ही अपने आप से ही पढ़ के रीडिंग कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको ये खुद ही पढ़ लेना, आपके सामने ही है, आप इनको एक बार ही रीड आउट कर लेना। अगर मैं एक एक लाइन समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सब हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। We have two types of crops, kharif crops and rabi crops. Kharif crops are shown in any in rainy season, that is जून टू सितंबर में जो भी क्रॉप्स बोए जाते हैं उनको खारिफ क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोयाबीन, पैडी, मेज, ये सारे खारिफ क्रॉप होते हैं। और उसके बाद भी हैव राबी क्रॉप्स। These rabi crops are grown during the winter season, October to March, जो कि गेहूं, ग्राम, टी, these are some of the rabi crops. Now we have basic crop production practices. आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना कि किस तरीके से बेसिक, व्हाट आर द बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, सोइंग कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं, जो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें टूल्स या फिर और फर्टिलाइजर, किन किन फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज किस तरीके से की जाती है। आप इनको रीड आउट कर लेना एक बारी, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। Now we have source of irrigation. Wells and tube wells, ponds, lakes, canal, river, dams are some of the source of irrigation. यहाँ से irrigation means पानी सींचना, सींचने को irrigation कहा जाता है। तो wells, tube wells हैं, ponds हैं, lake हैं, canal, river, these are the sources of irrigation. And after that we have winnowing की किसे कहा जाता है? What is winnowing? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। The process of separating grains from the husk in the mixture of threshed chaff is called winnowing. Small scale storage of grains, it is usually done in jute bag and metallic bins. And एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। एंड आफ्टर दैट वी हैव चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स नया वंश, सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने जैसे नया वंश उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करने को, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। What are the modes of reproduction? There are actually two modes, sexual and asexual. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. Male gametes are called sperm, female gametes are called ova. Male reproductive system consists of testis, sperm duct, and penis. Testis is involved in sperm production, whereas sperm contains three parts: head, middle piece, and tail. Female reproductive system consists of ovaries, oviduct, and uterus. And ovaries produces ova and eggs. A single matured egg is released from ovum into the oviduct every month. ये हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देखें, उसको लास्ट वीडियो को मिस ना करें। एंड आफ्टर दैट वी हैव फर्टिलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The fertilization of the fusion of male and female gamete, that is egg and sperm, to form zygote is known as fertilization. जो sperm होता है और जो egg होता है, इन दोनों के जो fertilize जब हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उस चीज को हम zygote कहते हैं, और इस प्रोसेस को, मिलने के प्रोसेस को हम fertilization कहते हैं। There are two types of fertilization: internal fertilization and external fertilization. So first of all, let's talk about the internal fertilization. In this, the fusion of sperm and egg takes place inside the female body. For example, cow, dog, human.
इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, in this the fusion of sperm and egg takes place outside the female body in a surrounding medium, generally water. It occurs in frog, fishes, starfish. जो फ्रॉग, फिशेस और स्टारफिश होते हैं ये अपने अंडे पानी में दे देते हैं, और फिर जो मेल होते हैं वो आके इन पे अपना जो मेल गैमेट होता है वो उसके साथ फर्टिलाइज कर देते हैं, तो पानी के अंदर होता है ये, उनके शरीर के बाहर। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? अ बेबी कंसीव्ड बाय फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड मदर्स बॉडी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। And then we have development of embryo. The zygote repeatedly divides to form a ball of the cell, and the ball of the cell then start differentiating into tissues. And development of embryo is not that important from examination point of view, लेकिन फिर भी आप इसको ये जो जितने भी है ना ये पांचों पॉइंट को ठीक तरीके से एक बार आप रीड आउट कर लेना वीडियो पॉज करके। इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन I can't just explain you all these things. And then we have viviparous and oviparous animals. ये कौन कौन से होते हैं? viviparous कौन से एनिमल होते हैं? The animal that give birth to living young ones, for example cow, dog, humans. ये डायरेक्ट, ये जो viviparous animals होते हैं डायरेक्ट किसी बच्चे को जन्म देते हैं, फॉर नॉट एन एग, ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे को जन्म देते हैं। oviparous animal that lay eggs outside the body, for example bird, lizard, snake, frog. आप यहाँ पे ओविपेरस ओ से स्टार्ट होता है अंडे से, ओ फोर, ओ अंडे जैसा दिखता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ओविपेरस जो वो होते हैं जो अंडे देते हैं, विविपेरस वो होते हैं जो अंडे नहीं देते यानी कि बच्चे देते हैं। मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, आप इसको तीनों पॉइंट को ठीक तरीके से देख लेना, आई कांट जस्ट एक्सप्लेन यू। and after that we have two common method of asexual reproduction, budding and fission. जो बडिंग होती है, बडिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बल्जिंग ऑफ पेरेंट्स बॉडी, फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड यीस्ट। ये मतलब कि वेरी कॉमन इन प्लांट्स, फंगाई एंड एनिमल्स सच एज हाइड्रा। जो इनकी इनके जो बॉडी होती है ना, जो भी बॉडी है, इसमें से ऐसे 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 करके निकल के एक और बॉडी बन जाती है, और फिर बाद में डिटैच हो जाते हैं, तो ऐसे दो बॉडी बन जाती है, तो इसको हम बडिंग कहते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव फिजन। और ये जो बडिंग है ये हाइड्रा एनिमल्स में, जैसे कि हाइड्रा नाम की एनिमल होती है, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप, और ईस्ट होते हैं उनमें ज्यादातर पाए जाते हैं, और प्लांट जो कि फंगी प्लांट होती है उसमें ये ऐसे इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव फिजन। बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ asexual reproduction that occurs in amoeba. ये इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है। सबसे पहले एक पेरेंट सेल होता है, उसके बाद इसके न्यूक्लियर डिवाइड हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट धीरे 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 करके ऐसे दो तरीके दो में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम फिजन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्लोनिंग, द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म is called cloning. Dolly was a sheep. He was first mammal to be cloned by Ian Wilmot and his colleagues in 1996. ये डेट वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप, ये आ सकता है क्वेश्चन। And then we have chapter number 8, that is cell structure and function. जो सेल होते हैं उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। Cells are the basic structure and unit and building blocks of a living organism. For example, जैसे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ईंट जो होते हैं ना, ईंटों से बना होता है वो बड़ी सी बिल्डिंग, तो उस ईंट जैसे एक बिल्डिंग का ईंट होता है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी छोटे छोटे ब्लॉक से बना होता है, उसको हम सेल कहते हैं। Discovery of the cell. Cell was first discovered by Robert Hooke in 1665 after observing a piece of cork under a magnifying device. Hooke coined the term cell. Hooke ने इस सेल का नाम सेल दिया। And then we have number of cells. Organism made of only one single cell is called unicellular organism.
organism. For example, amoeba and paramecium, these are unicellular organism. And single cell in this organism perform all the basic functions such as digestion, respiration, excretion. सारा काम ये single cell ही करता है. Organism made up of more than one cell is called multicellular organism. For example, हम लोग ह्यूमन, काउ, डॉग, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. In this organism the cells show division of labor as particular set of cells are involved in performing a specific body function. Like अगर हमारे सांस लेने के लिए नाक, मुंह, फेफड़े ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, इनका अलग काम है. हमारे खाने को पचाने के लिए पेट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे दांत, जीभ, या इनका अलग फंक्शन है. देखने के लिए आँख है, इनका अलग फंक्शन है. सूंघने के लिए नाक है, इनका अलग फंक्शन है. तो हर चीज, सारे फंक्शंस के अलग अलग, जो जितने भी पार्ट हैं अलग अलग, उनके अलग अलग फंक्शन है. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग काम होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स द्वारा किए जाते हैं. जबकि जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सारा काम एक ही सेल करता है. नाउ शेप्स ऑफ द सेल. तो सेल की शेप होती है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं. स्मॉल सेल सच एज अमीबा हैव नो डेफिनेट शेप. इनका जो अमीबा होता है ये किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. द ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज स्फेरिकल इन शेप. जो ह्यूमन रेड ब्लड होती है ये ज्यादातर गोल होते हैं, स्फेयर में होते हैं. द मसल सेल इन ह्यूमन आर स्पिंडल इन शेप. जो मसल शेप होती है ऐसे स्पिंडल शेप में होते हैं, ये लंबे लंबे से. द ह्यूमन नर्व सेल हैव elongated ब्रांकी स्ट्रक्चर. जो जो नर्व सेल होती हैं ये ऐसे ऐसा सा उनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा होता है, ऐसा सा कुछ, somewhat like this, not exactly like this. आपके बुक में डायग्राम भी होगा, आप एक बार उस डायग्राम को भी रिकॉल कर सकते हो. In plant and bacteria, the cell is enclosed in a protective covering called cell wall, which gives the shape of the rigidity of the cell. And if you might be thinking कि जो सेल होते हैं उनका साइज कितना होता है. बहुत ही छोटा होता है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है. The largest cell is the egg of an ostrich, which is about 170 millimeter to 130 millimeter. जो सबसे बड़ा सेल होता है सिंगल सेल, वो है ऑस्ट्रिच के अंडे. आपने तो सुना ही होगा कि ऑस्ट्रिच के अंडे सबसे बड़े होते हैं. तो ऑब्वियसली अंडे जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, और ये करीब 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर जितना साइज होता है. Cell structure and function. In multicellular organism, each organ system is made up of several organs. Organs are further made up of tissues, and those tissues are made up of cells. Cell membrane क्या होते हैं? It is a protective layer that surrounds the cell. सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सो या इसको प्रोटेक्ट करती है. Cell membrane selectively allows an entry any of the substance that prevent the movement of other materials, hence it checks the transport of substance in and out of the cell. तो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर होते हैं, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं. तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट लेयर, ये सेलेक्टिवली चीजों को, जैसे कि खाना आ रहा है, खाना पानी चाहिए, इसको अंदर से एनर्जी बाहर चाहिए, तो ये चीजें की मतलब एक गार्ड के रूप में काम करता है सेल मेम्ब्रेन. कोई ऐसी कि फॉरेन सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देता जो कि हार्मफुल हो सकती है इसके लिए. एंड देन वी हैव सेल वॉल, एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट. प्लांट के अंदर एक सेल वॉल होता है. ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं. साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के बारे में आप, साइटोप्लाज्म के बारे में आप पढ़ लेना खुद से. न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. इट इज सराउंडेड बाय पोरस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो ये जो छोटा पार्ट होता है ना सेल के अंदर, जो मेन पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं.
इट कंटेन्स स्फेरिकल बॉडी लाइक न्यूक्लियोलस, इसके अंदर भी छोटा सा पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम्स एंड अदर स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट, के अंदर बहुत सारी जो न्यूक्लियोलस होते हैं उसके अंदर जीन्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि एक्चुअल में जो बॉडी है, इंसान की बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, तो इसका डेटा उस क्रोमोसोम के अंदर होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स, इसके बारे में आप खुद से पढ़ लेना, एक बार रीड आउट कर लेना, ये 3 इंपॉर्टेंट नोट्स, एंड देन वी हैव अनदर 3 इंपॉर्टेंट नोट्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। दो तरीके के जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोट सेल, सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियर होते हैं, सेल के अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियर होता ही है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसके बाहर में एक बाउंड्री नहीं होती, उसको हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। और इफ देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर इसके बाहर मेम्ब्रेन है तो हम इसको यूकैरियोट सेल्स कहते हैं। एंड देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सेल्स, ऑर्गेनेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो आप इसको एक बार देख लेना कौन कौन से ये चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कि एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। तो आप इसको खुद से देखें, एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि ठीक तरीके से दिख नहीं रहा। एंड आफ्टर दैट वी हैव एनिमल सेल, इसको आप एक बार देख ले, थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लो, इट्स अप टू यू, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के जो ये सीरीज चल रही है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप ये सारे नोट्स बना लें, ठीक तरीके से देख लें। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आता पीछे करके देखें, दोबारा देखें, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, आप टाइम स्टैम्प दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इतने मिनट वाले में उस टाइम पे आपको समझ नहीं आया तो आप वहाँ पे टाइम लिख के बता सकते हो कि मुझे इतने मिनट इतने सेकंड वाला जो आपने वो बताया वो समझ नहीं आया। आप जैसे आपको नंबर ऑफ सेल्स या फिर और कुछ भी चीज़ जैसे कि फिजन समझ नहीं आया तो आप कॉमेंट में आप पूछ सकते हो। और जो दूसरे स्टूडेंट कॉमेंट पढ़ेंगे, आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अगर आपको आता है उसका आंसर तो आप उनको जवाब दें। और मैं देखूंगा अगर आपने सही जवाब दिया आपको अप्रिशिएट करूंगा, अगर आपने थोड़ी बहुत गलती करी तो मैं उसको ठीक भी करूंगा। तो एक इंटरैक्टिव सा कमेंट बॉक्स रखें, आप आपस में बात करें, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।